जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय वाली हम अपनी क्लास में कुमार मित्तल की किताब से थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसमें कल तक हमने अपने छठे चैप्टर के श्रेणी क्रम संयोजन सेलों का जो श्रेणी क्रम संयोजन है वहां तक देख लिया था। आज की क्लास में हम उससे आगे का टॉपिक करेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। हेडिंग डालेंगे आप लोग समांतर क्रम संयोजन। इसमें आप लोग एक छोटा सा चित्र बना लेंगे। देखिए, एक चित्र बनाएंगे आप लोग इसमें। सॉरी, और इसको एक कुंजी के से और एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ दे। इनमें से जो सेलें जुड़ रखी हैं प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई है। ई, ई और इसका भी ई। और आंतरिक प्रतिरोध इनके स्मॉल आर दे रखे हैं सभी के। तो यहाँ से जो धाराएं होगी माइनस से प्लस की तरफ चलती है, तो ऐसी धाराएं चलेंगी सभी में। तो यहाँ से इस तरीके से इसे कैपिटल के डाल देना, इसे कैपिटल आर डाल देना। तो जो ये सेलें लग रखी हैं ऐसे ही डॉट 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 एन सेलों की सीरीज है। कितनी सेलें जुड़ रखी हैं इसमें? एन सेलें जुड़ रखी हैं समांतर क्रम में। तो आप लोग इस चित्र को बना लीजिए, उसके बाद देखिए क्या लिखाएंगे इसमें। चलिए, चित्र बना लिया होगा आपने, लिखिए देखिए क्या है। माना स्मॉल एन सेलें समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं। ये जो सेलें हैं मतलब इनकी संख्या स्मॉल एन है और कैसी जुड़ रखी? सभी की सभी समांतर क्रम में जुड़ी हैं, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। इस संयोजन से बाह्य प्रतिरोध में आर में धारा आई प्रवाहित हो रही है। माना समांतर क्रम में जुड़ी एन आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R1 है। तब जब इसका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R1 होगा तो R1 का मान कितना होगा? 1/R1 बराबर 1/स्मॉल r प्लस 1/स्मॉल r प्लस 1/r प्लस 1/स्मॉल r प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक, n पदों तक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/कैपिटल R1 बराबर ये जुड़ के क्या आ जाएगा? n बटे स्मॉल r। इसका मतलब R1 बराबर हमारा कितना आ जाएगा? स्मॉल r अपॉन n। R1 का मान हमारा क्या आ जाएगा? स्मॉल r अपॉन स्मॉल n आ जाएगा, यानी आंतरिक प्रतिरोध हमारा इतना आ जाएगा। इसलिए अब यहाँ से क्या निकालेंगे? इसलिए परिपथ का हमारा कुल प्रतिरोध निकालेंगे। परिपथ का कुल प्रतिरोध, जब आंतरिक प्रतिरोध हमारा इतना निकालेंगे, समांतर क्रम संयोजन में आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है? तो यही उसके व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल, यहाँ लिख देना आप लोग प्रतिरोध। अब कुल प्रतिरोध हमारा क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ से इसको मान लेना आप लोग कुल प्रतिरोध सीधा बराबर, यहाँ से कुल प्रतिरोध बराबर क्या आ जाएगा? आंतरिक प्रतिरोध R1 में क्या जोड़ देना? बाह्य प्रतिरोध को।
तो बराबर R1 का मान क्या है, स्मॉल r बटी n प्लस कैपिटल R। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध इतना हो जाएगा। अतः बाह्य परिपथ में धारा, आप लोग नीचे लिखना, अतः बाह्य परिपथ, बाह्य परिपथ में धारा, अतः बाह्य परिपथ में धारा। तो देखिए बाह्य परिपथ में धारा क्या होगा, स्मॉल आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत, यहाँ से बाह्य परिपथ में धारा के लिए क्या लिखेंगे, कुल विद्युत वाहक बल बटे क्या आ जाएगा, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अब देखिए चूंकि समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल क्या होता है, समान होता है, तो यहाँ जो सेलें जरूर जुड़ रखी हैं ई की एन, लेकिन सभी पर समान है, तो कुल विद्युत वाहक बल भी हमारा क्या होगा, ई ही होगा। तो यहाँ से धारा आई बराबर क्या आ जाएगी, कैपिटल ई बटे कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल तो कैपिटल ई है, बटे कुल प्रतिरोध स्मॉल कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर अपॉन स्मॉल एन। तो जब इसको हल करेंगे तो एन कैपिटल ई बटे क्या आ जाएगा, एन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यहाँ से परिपथ की कुल धारा क्या आ जाएगी, एन कैपिटल ई अपॉन एन आर प्लस कैपिटल आर। इसे आप लोग डाल देना समीकरण नंबर 3। इस ये हमारा क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 और 2 कहाँ डाल चुके, श्रेणी क्रम संयोजन में डाले थे, तो इसे आप लोग समीकरण नंबर 3 बना देना। अब यहाँ तक आप लोग पहले नोट करिए, फिर इसके भी जैसे कल उसमें केस बताए थे वैसे ही यहाँ पर भी इसके केस बनाएंगे। तो इसे नोट करिए, उसके बाद इसे इरेज करेंगे, उसके बाद इसमें केस बनाते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। अब देखिए यहाँ से इसमें भी केस बनाए, तो देखिए केस फर्स्ट डालना, इसमें भी आप लोग कल जैसे डाले थे वैसे ही डालेंगे यहाँ पर केस फर्स्ट। तो देखिए केस फर्स्ट में क्या है, केस एक, यानी पहले केस में क्या होगा यहाँ पर, जब स्मॉल आर, यदि यहाँ लिखना, यदि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो यहाँ पर क्या कहा हमने, यदि स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो क्या करेंगे हम लोग, आई बराबर अभी जो हमने सूत्र लिखा एन कैपिटल ई बटे क्या कर देंगे, ये सूत्र हमारा यहाँ था, आई का मान हम यहाँ लिखे दे रहे, समीकरण जो 3 था वो आप लोग यहाँ से देख लेना, एन ई बटे एन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब जब स्मॉल आर बहुत छोटा है तो क्या करेंगे, स्मॉल आर को छोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, एन ई बटे कैपिटल आर। और ये लिखी कहाँ से बात है, इसे कह देना आप लोग समीकरण 3 से ये बात लिखी है। कहाँ से लिखी, समीकरण 3 से, ये बात हमने समीकरण 3 से लिखी। अब एन से एन कट जाएगा तो आई बराबर क्या आ जाएगा, ई बटे कैपिटल आर बराबर एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा किसके बराबर आया, एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर। यानी कि कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, कम आंतरिक प्रतिरोध वाली n सेलों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो उन्हें समांतर क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उनसे जो प्राप्त धारा होगी वो सदैव एक सेल से जितनी धारा प्राप्त हो रही उसी के बराबर होगी। अतः इसका मतलब है कि कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने का कोई लाभ नहीं है। यहां लिख देना, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात समांतर क्रम संयोजन में, अर्थात समांतर क्रम संयोजन में सेलों को ऐसे लिखना, कम आंतरिक प्रतिरोध वाली, कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को जोड़ने पर, सेलों को जोड़ने पर प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त, एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर है। अतः इसका मतलब क्या हुआ, अतः
लिख देना इन्वर्टेड कोमा में, कम आंतरिक प्रतिरोध वाली, कम आंतरिक प्रतिरोध वाली, कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को, कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ने का कोई लाभ नहीं, जोड़ने का आके आप लोग लिख देना कोई लाभ नहीं है, मेरे नीचे जगह नहीं बची है तो नोट कर लीजिए। कर लिया होगा नोट, चलिए इसके बाद इसका केस सेकंड देखते हैं। इसे नोट कर लिया आपने, इसके बाद इसका देखिए केस सेकंड। तो केस सेकंड क्या होगा इसका, देखिए इसमें ही डाल देना आप लोग केस सेकंड, केस सेकंड। अब देखिए सेकंड केस क्या होगा, यदि स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो क्या होगा, आई बराबर एन कैपिटल ई बटे स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ कैपिटल आर को क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे। ये बात लिखी कहाँ से, समीकरण 3 से लिखी, समीकरण 3 से। तो यहां से देखिए क्या होगा, आई बराबर एन गुणे ई अपॉन आर, यानी बराबर, दिस इंप्लॉय दैट एन गुणे लगभग एक सेल से प्राप्त धारा, लगभग एक सेल से प्राप्त धारा, यानी कि जब हम अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो जो हमारी धारा आएगी वो क्या आएगी, n गुनी, जितने सेल होंगे उतने ही अधिक गुना हो जाएगी धारा। तो यहां से अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाली, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, ये अधिक आंतरिक प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलें, आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को समांतर, सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर, जोड़ने पर प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त, एक सेल से प्राप्त धारा की स्मॉल n गुनी है। अतः इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्टेड कॉमा में लिख देना, ये बात भी आप लोग, उच्च आंतरिक प्रतिरोध, उच्च आंतरिक प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, उच्च आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर, आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को समांतर क्रम में जोड़कर, समांतर क्रम में जोड़कर अधिक प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है, अधिक प्रबल धारा प्राप्त की जा सकती है। उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आएगी। यानी कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने का कोई लाभ नहीं है, तो उन्हें क्या करेंगे, कम अधिक आंतरिक, वो सॉरी वही बात अभी हमने जो कही, मतलब इन सेलों को, अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इससे क्या होगी, उच्च धारा प्राप्त होगी, और कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो निम्न धारा, यानी एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर ही धारा आएगी। तो कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को तो हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तब हमें धारा लाभ प्राप्त होगा, और अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तब हमें उच्च धारा प्राप्त होगी। तो यानी कम आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ना लाभकारी होगा, और अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाली सेलों को सदैव समांतर क्रम में जोड़ना लाभकारी होगा।
तो आज के बाद आप लोग जब भी आपके घर में बैटरियां डिस्चार्ज हो जाएं और 2-3 बैटरियां हो, तो सबसे पहले उनके आंतरिक प्रतिरोध चेक कर लेना। तो आंतरिक प्रतिरोध अगर कम है तो उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ लेना, जिससे आपको अधिक प्रबल धारा मिल जाएगी उन अर्थात अथवा अगर अधिक आंतरिक प्रतिरोध वाली है तो उन क्या कर देना, समांतर क्रम में कनेक्ट कर लेना। इससे भी आपकी धारा उतने ही गुना बढ़ जाएगी जितनी आप बैटरियां लगा देंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। नोट करिए, उसके बाद देखते हैं इसका तीसरा केस। इसमें एक और केस बनेगा, उसे देखते हैं। इम्पोर्टेंट केस है वो भी। चलिए करिए नोट। कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अगला देखिए, इसी में तीसरा केस है। तीसरा केस है, यदि समांतर क्रम में जुड़ी सेलों के विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध अलग अलग हो। तो तीसरा केस बनाइए आप लोग, केस थर्ड। तीसरा केस देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, केस थर्ड डाल देना आप लोग, केस नंबर थर्ड। यदि लिख देना आप लोग समांतर क्रम में, इसे हेडिंग बनाने ला, यदि समांतर क्रम में जुड़ी सेलों का वी व वल तथा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न, आंतरिक प्रतिरोध भिन्न भिन्न हो। अच्छा जी, तो इसके लिए भी पहले एक परिपथ आरेख आप लोग बना लीजिए। देखिए परिपथ आरेख कैसे बनेगा। इन्हें कह देना R1 स्मॉल R1, इसे स्मॉल R2, इसे स्मॉल R3, इसे कह देना E1, इसे कह देना E2, इसे कह देना E3, इसे कैपिटल R और इसे कुंजी की। यहाँ से धाराएं दिखा देना I1, I2 और I3 धाराएं जाएंगी तीनों से। ठीक है, और यहाँ से जो धारा निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, हमारी I धारा निकल के आएगी, और यहाँ से इस साइड I ही जाएगी। चलिए बनाइए इसको, और इसे नाम दे देना ए बी सी और डी। बना लीजिए। बना लिया होगा चित्र आपने। अब देखिए इसमें लिखना है सबसे पहले, माना तीन शेलें, भाषा लिखनी है। क्या देखिए क्या जोड़ा हमने, माना तीन शेलें जिनके विद्युत वाहक बल यानी बी व बल E1, E2 व E3 तथा आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः क्या है, देखिए स्मॉल R1 R2 बा R3, स्मॉल R1 R2 बा R3 हैं को को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सेलों से प्रवाहित धाराएं, सेलों से प्रवाहित धाराएं क्रमशः क्या है, क्रमशः I1 है, I2 है व I3, I1 I2 व I3 है। अच्छा, अब जब इतना हो गया इसके बारे में, अतः यहाँ क्या करेंगे, बिंदु ए पर किरचॉफ के संध नियम से क्या लिखेंगे, अतः बिंदु ए पर
अतः बिंदु ए पर कैपिटल ए पर किरचॉफ के संधि नियम से, बिंदु ए पर किरचॉफ के संधि नियम से। अब किरचॉफ का संधि नियम क्या कहता है, देखिए आई बराबर, यानी जो कुल धारा आई होगी वो तीनों धाराओं I1 प्लस I2 प्लस I3 के क्या होगी, बराबर। इसे आप लोग समीकरण एक कह देना। यहाँ दिख भी रहा होगा, यहाँ अगर हम संधि नियम लगाएंगे, परसों आपको पढ़ाया था, तो क्या होगा, I1 I2 और I3 का योग ही तो आ जाएगा यहाँ, क्योंकि तीनों धाराएं संधि की ओर आ रही हैं। और हमने क्या कहा था, संधि से ये दूर कौन सी, केवल आई धारा जा रही, तो हमने कहा था संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराएं, यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। बस यहाँ से ये लिख दिया, समीकरण से एक डाल देना। अब देखिए यहाँ बंद पास क्या करना, सबसे पहले ए, इस सबसे पहले ऊपर वाले बंद पास को लेते हैं हम। देखिए क्या कहेंगे, सबसे पहले बंद पास ए डी सी बी ए में, सबसे पहले देखिए यहाँ लिखना बंद पास, बंद पास ए डी, लिखना आप लोग ए डी सी बी E1 ए में। देखिए यहां से चलेंगे ए डी सी बी E1 ए में, तो यहाँ देखिए अब इस वाले बंद पास में इन दोनों को आप लोग छिपा लीजिए, इन्हें भूल जाइए। इसमें केवल क्या लग रखा है, इस बंद पास में केवल E1 सेल, R1 प्रतिरोध, I1 धारा और कैपिटल R प्रतिरोध लग रखा है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लग रखा है, तो आप लोग ध्यान रखना, इन्हें आप लोग भूल जाना, भी नीचे वाले सेलों को नहीं, इनको भी आप लोग इंक्लूड कर लो। तो देखो जब हम इसमें चलेंगे, और चलेंगे कैसे, जिस डायरेक्शन में हमारी धारा प्रवाहित हो रही इसी डायरेक्शन में हम तीनों में चलेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, I1 इंटू R1, देखिए माइनस से प्लस की तरफ आ रहे तो प्लस का होगा, प्लस का I1 R1, तो यहाँ से क्या होगा I1 इंटू R1 प्लस, यहाँ से जब इसमें आगे आएंगे तो I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू कैपिटल R बराबर, एक ही विद्युत बल रखा और माइनस से प्लस की तरफ आएंगे तो क्या हो जाएगा E1। ये किसके बराबर हो जाएगा, I1 R1 प्लस IR बराबर किसके आ जाएगा, E1 के। और इसे आप लोग यहाँ से जब हम और हल करेंगे तो I1 का यहाँ से मान निकालना चाह रहे हैं हम ऐसे, तो इसको क्या करेंगे, I1 का मान निकालने के लिए इसको, I1 का अगर हम मान निकालना चाहें तो इन्हें ट्रांसफर करना। देखिए पहले तो I1 R1 बराबर, इधर ट्रांसफर करेंगे तो E1 माइनस I कैपिटल R बटे क्या, अच्छा इतना ही इस पहले तो यहाँ से I1 बराबर अगर हम निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, E1 माइनस IR बटे क्या आ जाएगा, स्मॉल R1, तो I1 का मान हमारा क्या आ जाएगा, E1 माइनस IR अपॉन R1। इसी प्रकार क्या करेंगे, बंद पास, बचे हुए दोनों बंद पास हैं उनमें भी इसी प्रकार, पहले ये आप लोग नोट करिए, इसके बाद जगह नहीं है फिर हम इरेज करके इसमें करते हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए जैसे ये आया इसी प्रकार इन दोनों बंद पासों में क्या करेंगे, आप लोग इधर वाला हम इरेज कर रहे हैं, ये आपने कर लिया होगा नोट। देखिए यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से इसी प्रकार लिख देना आप लोग नीचे, इसी प्रकार कौन कौन से बंद पास हैं, इसी प्रकार बंद पास देखिए क्या है, बंद पास ए डी सी बी E2 ए में, इसी प्रकार बंद पासों, बंद पासों दोनों ही लिखे दे रहे क्या, ए डी वी, ए डी सी बी, अभी लिखना ए डी बी सी E2 ए में, ए तथा दूसरा वाला क्या होगा, ए डी सी वी E3 ए में, दोनों को ही ले लिया। तो इसमें देखिए I1 बराबर निकाला, यहाँ दूसरे वाले में I2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर E2 माइनस IR बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल R2। ऐसे ही I3 बराबर क्या आ जाएगा, E3 माइनस I कैपिटल R बटे R3। अब ये तीनों मान उठा के कहाँ रख दो, आके समीकरण एक में रख दो आके, देखो तो यहाँ से क्या करना है, इसे हम इरेज कर ही दे रहे, समीकरण एक में ये तीनों मान रख रहे, देखो उठा के,
तो यहाँ से लिख देना आप लोग समीकरण एक से, समीकरण एक से। अब समीकरण एक में ये तीनों मान रखेंगे तो यानी आई बराबर क्या आ जाएगा, ई वन माइनस आई कैपिटल आर बटे आर वन प्लस ई टू माइनस आई कैपिटल आर बटे आर टू प्लस ई थ्री माइनस आई कैपिटल आर बटे आर थ्री। तो अब इसे हम इरेज कर ही दे रहे नीचे वाले को भी। देखिए यहाँ से और हल करेंगे तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, आई बराबर ई वन बटे आर वन प्लस ई टू बटे आर टू प्लस ई थ्री बटे आर थ्री। इनके बटे में क्या कर लिया, इनके एलसीएम कर लिए बटे में, और माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आई आर बटे आर वन प्लस, सॉरी, आई आर बटे आर टू और प्लस आई आर बटे आर थ्री। इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ से आई आर भी कॉमन आ रहा है तो आई आर को भी कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ से आई आर को भी हम कॉमन निकाल ही लेंगे। तो देखो यहाँ से आई आर को कॉमन निकालने पर क्या बचेगा हमारा, आई बराबर यहाँ से जब हम आई आर को कॉमन निकालेंगे तो पहले ई वन बटे आर वन प्लस ई टू बटे आर टू प्लस ई थ्री बटे आर थ्री। और इस चित्र को इरेज कर ही दे रहे हैं, आप लोगों की कॉपी में तो बना ही होगा। और हम आपको यहाँ से देखिए, अब यहाँ से आई आर कॉमन ले लें तो आई कैपिटल आर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री। कितना आ जाएगा हमारा, एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री। इस वाले टर्म को उठा के इस साइड ले आना है। सबसे पहले इस वाले टर्म को उठा के इस साइड ले आइए। तो देखिए आई प्लस आई कैपिटल आर ब्रैकेट में एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री बराबर किसके आ जाएगा हमारा, ई वन बटे आर वन प्लस ई टू बटे आर, ई वन बटे आर वन बटे ई टू बटे आर टू प्लस ई थ्री बटे आर थ्री। तो यहाँ से स्मॉल आई का मान क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो जब हम स्मॉल आई कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बड़ा ब्रैकेट ही लगाना, वन प्लस आर और स्मॉल ब्रैकेट में वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू, या यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगा लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री और बड़ा ब्रैकेट बराबर क्या आ जाएगा, ई वन बटे आर वन प्लस ई टू बटे आर टू प्लस ई थ्री बटे आर थ्री। नोट करिए आप लोग, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सब पहले नोट करिए, उसके बाद हम इसे और हल करते हैं। तो नोट कर लिया होगा। इस साइड देखिए हम यहाँ पर फिर लिखते आके इसको। तो यहाँ से जब हम इसको लिखेंगे आके उठा के, तो यहाँ से आई का मान यदि हम लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, ई वन बटे आर वन प्लस ई टू बटे आर टू प्लस ई थ्री बटे आर थ्री। और पूरे के बटे में हमारा क्या आ जाएगा, आई बराबर पूरे के बटे में यही चला जाएगा तो वन प्लस कैपिटल आर और ब्रैकेट में एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री। तो यानी मिश्रित क्रम, वो क्या नाम, समांतर क्रम में जब हम विभिन्न विद्युत वाहक बलों की सेलों को जोड़ेंगे तो हमारा वहां से परिपथ की धारा का व्यंजक क्या प्राप्त होगा, ई वन बटे आर वन प्लस ई टू बटे आर टू प्लस ई थ्री बटे आर थ्री। ऐसे ही अगर n पद होंगे तो n सेलों के लिए भी यही सूत्र हो जाएगा। इसमें ही क्या कर दें, यदि n सेलें जुड़ी हो तीन सेलों के स्थान पर तो उसमें क्या कर दें, यदि परिपथ में n सेलें जुड़ी हो, परिपथ में स्मॉल n सेलें जुड़ी हो, तीन सेलों के लिए ये है तो n सेलें जुड़ी हो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जुड़ी हो। तो आप लोग इसे नोट कर लिया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर इरेज करें। तो देखिए n सेलें जब जुड़ी होंगी तो क्या आ जाएगा, n सेलें जुड़ी होने पर इसी में बढ़ा देंगे थोड़ा सा ही, बस हो जाएगा। तो देखिए आई बराबर फिर हो जाएगा ई वन प्लस ई वन बटे आर वन प्लस ई टू बटे आर टू प्लस ई थ्री बटे आर थ्री प्लस डॉट 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 प्लस ई एन बटे आर एन। और यहाँ पूरे के बटे क्या आ जाएगा हमारा, आई बराबर वन प्लस कैपिटल आर और ब्रैकेट में एक बटे आर वन प्लस एक बटे आर टू प्लस एक बटे आर थ्री प्लस
प्लस डॉट 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 1/r तो ये हमारा सूत्र किसके लिए हो जाएगा, जब परिपथ में स्मॉल n सेलें जुड़ी हों। तो परिपथ की धारा का व्यंजक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस व्यंजक है किसके लिए, जब विभिन्न विद्युत वाहक बलों तथा विभिन्न आंतरिक प्रतिरोधों की सेलों को हम किस में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो उम्मीद है ये आर्टिकल भी आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद चलते हैं, फिर देखते हैं अपना अगला आर्टिकल क्या है। चलिए नोट करिए। कर लिया होगा, चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल अपनी। अगला आर्टिकल है मिश्रित क्रम संयोजन। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, मिश्रित क्रम संयोजन। तो मिश्रित क्रम का मतलब क्या है कि जिसमें श्रेणी और समांतर दोनों प्रकार से सेलें जुड़ रखी हो। तो देखिए मिश्रित क्रम के लिए क्या होगा, इसका एक चित्र ही बनेगा, वो आप लोग बीचों बीच में बना लीजिए यहीं पर। देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा, इसका चित्र बनेगा जाके देखिए कुछ इस तरीके का। हम्म इसमें क्या है, n सेलें कैसी हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ रखी हैं। और n सेलों की कितनी यम पंक्तियां हैं, वो समांतर क्रम में। n सेलों की यम पंक्तियां हैं, एक सीरीज में एक लाइन में n सेलें जुड़ रखी हैं और उसकी ऐसी कितनी है, यम पंक्तियां हैं। तो यहाँ से ऐसे जोड़ देना, इधर कुंजी लगा देना आप लोग, और इस साइड प्रतिरोध R को जोड़ देना, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। और इस तरीके से परिपथ को पूरा कर देंगे, इसे K कर देना। यहाँ से धारा I प्रवाहित होगी, इधर जाएगी। तो यहाँ से इस प्रकार से धाराएं बाहर आएंगी, बना लीजिए। चलिए बन गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले देखिए क्या लिखा था, माना श्रेणी क्रम में जुड़ी प्रत्येक पंक्ति में, यानी जो श्रेणी क्रम में ये जुड़ रखी है पंक्ति प्रत्येक, इस पंक्ति में स्मॉल एन सेलें हमने दिखा भी रखी है, कितनी सेलें हैं, स्मॉल एन सेलें हैं, तथा इस प्रकार की स्मॉल एम पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं। यानी पहले तो एन सेलें एक लाइन में जोड़ रखी हैं और इसकी यम पंक्तियां किसमें जोड़ रखी हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं। माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, कैपिटल ई, व आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है। सेलों का यह संयोजन प्रतिरोध कैपिटल आर में धारा भेज रहा है। एक पंक्ति से जुड़ी स्मॉल एन सेलों का कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, यानी क्योंकि सीरीज में जुड़ रखी है, एक का ई है, ऐसे ही एन जुड़ रखी है,
तो एक श्रेणी क्रम में एक लाइन का विद्युत भागबल क्या होगा, n ही होगा। इस प्रकार m पंक्तियों का समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण भी बैटरी का कुल विद्युत भागबल n ही रहेगा, क्योंकि एक लाइन का n ही है तो सभी लाइनों का n ही होगा और समांतर क्रम में विद्युत भागबल समान होता है, तो कुल विद्युत भागबल भी क्या रहेगा, n ही रहेगा। माना प्रत्येक पंक्ति में जुड़ी n सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध n r है तथा माना समांतर क्रम में जुड़ी m पंक्तियों का कुल आंतरिक प्रतिरोध R1 है, तब R1 का मान क्या हो जाएगा। ये चित्र बना लिया होगा आप लोगों ने अपनी कॉपी में, इसे हम इरेज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे, तो यहाँ से चित्र आप लोग बनाए रखना। तो यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं, तो क्या होगा आंतरिक प्रतिरोध, हमने अभी माना है क्या है, R1 है। तो देखिए जब एक पंक्ति का n r है तो ऐसे ही m पंक्तियां जुड़ रखी हैं, तो क्या होगा 1/R1 बराबर 1/n r प्लस 1/n r प्लस 1/n r प्लस 1/n r प्लस डॉट 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 कितनी पंक्तियों तक, m पदों तक। तो यहाँ लिख देना m पदों तक। अब m पदों तक जाएंगे तो 1/R1 का मान हमारा क्या आ जाएगा, m/n r, m/n r इम्प्लाइज R1 बराबर क्या आ जाएगा, n r अपॉन स्मॉल m, यानी कुल आंतरिक प्रतिरोध हमारा क्या आ जाएगा, n r अपॉन स्मॉल m। इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध यहाँ लिखना, इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर क्या आ जाएगा, R1 प्लस कैपिटल R, तो बराबर यहाँ से आ जाएगा n r अपॉन m प्लस कैपिटल R। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हमें पता चल गया। इसलिए परिपथ की धारा, यहाँ से लिखना आके आप लोग, इसलिए परिपथ की धारा I बराबर क्या होगा, कुल विद्युत भागबल, कुल विभाबल बटे कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि I बराबर हमारा क्या आ जाएगा, कुल विद्युत भागबल का मतलब n कैपिटल E अपॉन n r अपॉन m प्लस कैपिटल R। जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ से I बराबर हमारा क्या आ जाएगा, n m कैपिटल E अपॉन n r प्लस m कैपिटल R। तो यहाँ से हमारी परिपथ की कुल धारा हमें क्या प्राप्त होगी, m n e अपॉन n r प्लस m r। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। नोट करिए और इसे आप लोग डाल लीजिए समीकरण नंबर, वहां 3 पड़ गए तो इसे 4 डाल लीजिए, समीकरण नंबर 4 चलिए डालिए। उसके बाद देखिए देखिए नोट कर लिया होगा, इसके बाद इसे हम इरेज कर रहे हैं आगे हल करने के लिए। तो देखिए यहाँ से समीकरण 4 से आप लोगों को एक बात दिख ही रही होगी क्या, कि अगर एन आर प्लस एम आर का मान, यानी ये वाला मान न्यूनतम हो जाए ये वाला, तो हमें धारा का मान कितना अधिकतम प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से लिखना आप लोग, अतः स्पष्ट है कि, अतः स्पष्ट है कि धारा का मान, धारा का मान अधिकतम प्राप्त करने के लिए, अधिकतम प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए एन आर प्लस एम आर का मान, एन आर प्लस एम आर का मान न्यूनतम होना चाहिए, का मान न्यूनतम, न्यूनतम होना चाहिए, होना चाहिए। तो देखिए यहाँ से इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, तो देखिए एन आर प्लस एम कैपिटल आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एन आर, इसके ऊपर इसका क्या लगा दें, अंडर रूट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर, इस वाली चीज को लिख दिया, प्लस एम आर के ऊपर भी अंडर रूट लगा देना, तो इसका भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अपने मन से क्या कर रहे हैं, इस साइड हम दो अंडर रूट एन आर अंडर रूट एम आर जोड़ दिया, इतना ही क्या कर देंगे हम घटा देंगे, तो 2 अंडर रूट
एन आर और अंडर रूट एम आर को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे इसमें से। तो जब हम इसको जोड़ा और घटाया तो यहाँ से देखिए, अतः यहाँ लिखना आप लोग एन आर, यहाँ से क्या करेंगे, एन आर प्लस एम आर का न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए, अब ये यहां से देखिए ये क्या बन जाएगा, इसको माइनस वाले को अगर ले लें तो अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यही लिख देंगे मान प्राप्त करने के लिए अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए, होना चाहिए। अब जब ये होल स्क्वायर न्यूनतम होना चाहिए तो यानी इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से इसे हम इरेज कर रहे, देखिए यहाँ लिखने के लिए, तो यहाँ से देखिए होल स्क्वायर 0 होने का मतलब है क्या होना चाहिए, अंडर रूट एन आर और माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर बराबर किसके होना चाहिए, 0 के। तो यहाँ से अंडर रूट एन आर बराबर किसके होना चाहिए, अंडर रूट एम आर के, अंडर रूट एम कैपिटल आर की, अर्थात एन आर किसके बराबर होना चाहिए, एम आर की, यानी आर बराबर क्या आना चाहिए, एन आर अपॉन एम आना चाहिए। यानी जो बाह्य प्रतिरोध का मान है वो परिपथ के कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। इसे आप लोग समीकरण क्या कह देना, 5 कह देना। पीछे तक हम 4 डाल चुके, इसे समीकरण 5 कह देना। अब देखिए ये जो R का मान आया है ये मिश्रित क्रम में संयोजन में कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर आया। कुल आंतरिक प्रतिरोध भी हमने पीछे इतना ही निकाला था, हल करके निकाला था, तो यहाँ से इतना ही निकाला था। अतः मिश्रित क्रम संयोजन में प्रतिरोध R में धारा के अधिकतम मान के लिए बाह्य प्रतिरोध का मान परिपथ के कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए। आप लोग नीचे लिखेंगे, यहाँ तक नोट करने के बाद क्या लिखेंगे, अतः मिश्रित क्रम संयोजन में बाह्य प्रतिरोध का मान परिपथ के कुल आंतरिक प्रतिरोध के मान के बराबर है या उसी के बराबर प्राप्त हुआ है। अतः इसका मतलब क्या है, परिपथ में धारा के अधिकतम मान को, एक बार फिर से सुनिए, परिपथ में धारा के अधिकतम मान को प्राप्त करने के लिए जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है, यानी परिपथ के आंतरिक प्रतिरोध का मान परिपथ के बाह्य प्रतिरोध के मान के बराबर होना चाहिए। अतः यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम देखिए यहाँ हल करते हैं। अतः समीकरण 4 व 5 से नीचे लिखना आप लोग, ये नोट करने के बाद जितनी भाषा हमने बोली है वो भी आप लोग नोट कर लेना। तो यहाँ से देखिए समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से, अब देखिए समीकरण 4 व 5 क्या कहते हैं, ये R का मान उसमें रखना जाके किसमें, समीकरण 4 में। तो देखिए I का अधिकतम मान यानी I मैक्स बराबर क्या होगा, एन एम ई बटे एन आर प्लस एम आर, यानी कि एन स्मॉल आर प्लस एम इंटू कैपिटल आर का मान क्या आया, एन आर बटे एम आया जाके। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से देखिए आई मैक्सिमम बराबर क्या आया जाके हमारा, एन एम कैपिटल ई बटे 2 एन आर, ये एन आर और एन आर जुड़ के क्या आ जाएंगे, 2 एन आर आ जाएंगे। तो यहाँ से एन से एन को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से देखिए आई मैक्सिमम बराबर यहाँ से हमारा क्या आया जाके, एम कैपिटल ई अपॉन 2 स्मॉल आर, अर्थात अब देखिए समीकरण 4 यानी समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, अब 5 से देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो समीकरण 5 से एक तो आई का मैक्सिमम मान तो गया किसके, के पदों में, और अगर हम कैपिटल आर के पदों में प्राप्त करना चाहें तो समीकरण 5 से किसका मान, स्मॉल आर का मान किसमें, इसमें रखो आके देखिए। तो यहाँ क्या होगा, आई मैक्सिमम इक्वल टू एन एम कैपिटल ई बटे एन इंटू स्मॉल आर का मान क्या होगा, एम कैपिटल आर और बटे क्या आ जाएगा, स्मॉल एन, एम कैपिटल आर बटे स्मॉल एन और प्लस एम कैपिटल आर, तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा। आई मैक्सिमम इक्वल टू देखिए क्या आएगा, आई मैक्सिमम इक्वल टू, ये धारा के दोनों मान सही हैं, एन एम ई बटे क्या आ जाएगा, एम कैपिटल आर और यानी 2 एम आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई मैक्सिमम हमारा कितना प्राप्त होगा, एन कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर।
यानी या तो धारा का मैक्सिमम मान ये हो जाएगा या ये दोनों ही मान, आंतरिक प्रतिरोध के पदों में ये होगा और बाह्य प्रतिरोध के पदों में धारा का मान ये होगा। तो ये था हमारा मिश्रित क्रम संयोजन। उम्मीद है आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की क्लास में अब आगे का पढ़ाएंगे हम आपको, तब तक आप लोग इसको पढ़िए और इसके नोट्स भी बनाइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, जिससे हमारा भी हौसला बना रहे और ऐसे ही आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। आगे की क्लास के लिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए। ठीक है, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।